विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की कुछ विशेषताएं हैं कि यह जो भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत का, यह जो है भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। इसलिए इन क्षेत्रों में जो बहने वाली नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों से पुरानी हैं। इन क्षेत्रों की जो नदियां हैं अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुकी हैं, जिसके कारण ये अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। इसलिए इन क्षेत्रों की जो नदियां हैं उसमें ऊर्ध्वाधर अपर्दन नहीं हो पाता है। इसमें जो अपर्दन होता है किनारे से होता है। इसलिए यहाँ जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, वो चौड़ी घाटी बनाती हैं, गहरी घाटी नहीं बनाती हैं। ठीक है, कहीं कहीं ये इनका जो स्लोप है वो बहुत कम है, क्योंकि अब ये कटाव नहीं कर पाती हैं। इसलिए ये इनका स्लोप ढाल जो है बहुत कम है। कहीं कहीं आपको दिखेगा कि कुछ नदियां गहरी हैं, वही नदियां गहरी हैं जो नवीन भ्रंशों से होकर बहती हैं। इस क्षेत्र की कुछ नदियां हैं जो एस्चुअरी बनाती हैं। ठीक है, एस्चुअरी बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, इस क्षेत्र की जो नदियां हैं, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, वो सदा नीरा नहीं है। वर्ष भर इसमें पानी नहीं रहता है, बल्कि इसमें जो है मौसम के अनुसार पानी आता है, बारिश का पानी आता है। इस क्षेत्र की अधिकतर नदियां इधर विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से निकली हैं। और इसका ढाल किधर है? प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किधर है? पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ। इसलिए अधिकतर जो नदियां हैं, इधर की ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग उन कुछ नदियां अरब सागर में भी अपना पानी गिराती हैं। कुछ जो है अरावली पर्वत से निकलती हैं जो अरब सागर में गिराती हैं, कुछ इधर से निकलती हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, नर्मदा ताप्ती है जैसे, वो अरब सागर में गिराती हैं। छोटी छोटी नदियां जो पश्चिमी घाट से निकली हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो इसके संबंध में हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के संबंध में पढ़ेंगे, वो भी प्रमुख नदियों के संबंध में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक क्रम से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको स्वर्ण रेखा के संबंध में बताते हैं। स्वर्ण रेखा ये छोटा नागपुर के पठार में रांची के दक्षिण से रानीचुआ से निकलता है, रांची से। ठीक है, झारखंड से निकलता है। झारखंड से निकलने वाली नदी है ये, और 395 किलोमीटर की दूरी तय करके यह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में होके फिर आगे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ से निकलती है? रानीचुआ से। रानीचुआ कहाँ है? ये झारखंड में है। कहाँ? रांची जिले में। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 395 किलोमीटर है। उसके बाद ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी के पहले वैतरणी है, वैतरणी नदी।
वैतरणी नदी जो है उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। किससे? क्योंझर पठार से। और आगे यह भी जाके उड़ीसा में ही कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद ब्राह्मणी महत्वपूर्ण नदी है। ब्राह्मणी ये भी छोटा नागपुर पठार, वहीं जहाँ से स्वर्ण रेखा निकलती है उसी के आसपास से ये भी निकलती है, और ये भी जाके उड़ीसा में ब्राह्मणी भी कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। इधर में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो महानदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से के सिंहावा से निकलती है। ठीक है, सिंहावा की पहाड़ियों से निकलती है, और सिंहावा से निकल के ये उड़ीसा में, उड़ीसा का कटक है, उसके बाद यहाँ पाराद्वीप है। उड़ीसा के तट पर यहाँ पाराद्वीप है, पाराद्वीप, वहां से फिर आगे जाके यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कभी कभी यह पूछा गया है कि पाराद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो वो महानदी के मुहाने पर यहाँ उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा तट पर स्थित है। तो स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। महानदी में ही पर ही हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। यह ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर है? महानदी पर। ठीक, यहाँ मान लीजिए उड़ीसा में है ये। इसके बाद हम लोग गोदावरी नदी के संबंध में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है। इसके संबंध में हम लोग पढ़ते हैं। गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। यह पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है, और महाराष्ट्र से निकलकर फिर पूरब की तरफ बहते हुए यह जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कई राज्यों में है। ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी प्रवाह क्षेत्र पूछ लेता है। प्रवाह क्षेत्र उसको कहते हैं जहां से उसकी सहायक नदियों सहित जो अपवाह तंत्र है, पूरा जो सहायक नदी मिलती हैं जहां जहां से आके जिन जिन राज्यों से, वो पूरा का पूरा नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। किसी भी नदी के अपवाह तंत्र के बाद एक विभाजक होता है, उसके बाद दूसरी नदी का अपवाह तंत्र शुरू होता है। ठीक है, तो ये इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 3,13,812 वर्ग किलोमीटर है। इसका जो क्षेत्रफल है अपवाह का 3,13,812 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें किस राज्य में इसका सबसे अधिक अपवाह तंत्र है? तो 48.6%। इसका जो ये महाराष्ट्र वाला भाग है, ठीक, महाराष्ट्र वाला भाग जो है उसमें 48.6% भाग इसके गोदावरी के अपवाह तंत्र का है। 18.8% तेलंगाना, 4.5% आंध्र प्रदेश व पुडुचेरी, 10.9% छत्तीसगढ़, 10% मध्य प्रदेश, 5.7% उड़ीसा, 1.4% कर्नाटक। अर्थात यहाँ हमने मेंशन कर दिया है कि यहाँ इतने राज्यों में गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जो कुछ उसके बाएं किनारे से आके मिलती हैं, कुछ उसके दाहिने किनारे से आके मिलती हैं। इस बात को भी ध्यान में
रखिए, कभी कभी परीक्षाओं में यह पूछ लेता है कि कौन सी नदी किस बाएं से मिलती है, कौन सी नदी दाएं से मिलती है। थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है वो बताना। तो यहाँ आप देखिए कि यह जो है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, त्रयंबक पहाड़ी, ठीक है। अब वहाँ ठीक आगे बुधना नदी है, बुधना नदी इसकी सहायक नदी जो बाएं से आके मिलती है। बुधना है, पूर्णा है, पैनगंगा, पैनगंगा की जो सहायक नदी है वर्धा है, वैनगंगा है, ठीक है। ये वर्धा और वैनगंगा पैनगंगा में आके मिलती है और पैनगंगा आके गोदावरी में मिलती है, ठीक। फिर इंद्रावती है, सवारी है, सवारी आके सवारी शैलूरी दो नदियां हैं, वो आके आपस में मिलके गोदावरी में मिलती हैं, ठीक। और इसके दाहिने किनारे से मंजरा नदी है जो आके इसमें मिलती है, मंजरा नदी। मंजरा नदी पर ही निजाम सागर बांध है, ठीक। मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध है, ठीक। बांध के संबंध में या परियोजनाओं के संबंध में हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन यहाँ कुछ हम महत्वपूर्ण बांधों को मेंशन कर दिए हैं, ठीक। तो इस तरह से इसकी जो बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं, बुधना है, पूर्णा है, वर्धा, पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, सवारी, शैलूरी, ये सारी नदियां इसके बाएं किनारे से आके मिलती हैं और इसकी सहायक नदियां हैं। मंजरा भी इसकी सहायक नदी है, ठीक। सहायक नदियों को, प्रमुख सहायक नदियों को आप याद रखिएगा, क्योंकि सहायक नदी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। फिर अंदर जाके पूछेगा, तब जाके पूछेगा कि कौन बाएं से आती है, कौन दाहिने से आती है, ठीक है। इसके संबंध में हम प्रश्न भी हल कराएंगे आपको अगले क्लास में। फिर इधर की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, गोदावरी नदी को इसके स्वरूप, इसकी लंबाई के आधार पर इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। कभी वृद्ध गंगा पूछ ले, कभी बूढ़ी गंगा पूछ ले, कभी दक्षिण की गंगा पूछ ले, वो गोदावरी है। लेकिन कभी दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो वो कावेरी है। इस बात, इसमें बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है। इस प्रश्न, यह एक डिस्प्यूटेड प्रश्न है और इस पे कई किताबों में कई तरह का आंसर मिलता है, ठीक। तो दक्षिण भारत की गंगा पूछता है तो कावेरी हो जाएगा, ठीक। अब इसमें फिर कृष्णा है, दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है, कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकलकर ये बहते हुए वो भी जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है 1401 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वो तुंगभद्रा है, ठीक, भीमा है। ये तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदियां हैं। अब देखिए, तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा दो शाखाएं हैं, उससे बनके तुंगभद्रा बनी है। वाणा तुंगभद्रा की सहायक नदी है। पूर्णा, वाणा, पूर्णा, वाणा, वर्धा, वाणा, ये आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक। भद्रा हंगरी, भद्रा हंगरी एक नदी है जो तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है। उसको यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया है कि भद्रा हंगरी, हंगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो किसकी है? तुंगभद्रा की, यह ध्यान रखिएगा, ठीक। तो
इसके संबंध में भी ये हो गया। इसका अपवाह क्षेत्र कितना है? 2,59,000 वर्ग किलोमीटर। इसमें सबसे अधिक जो इसका अपवाह क्षेत्र है वो कर्नाटक में है 44%, 27% महाराष्ट्र में और 29% तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में। तो सबसे अधिक 44% कहाँ है? कर्नाटक में, फिर उसके बाद 29% तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, फिर जो है 27% महाराष्ट्र में है। किसका? कृष्णा नदी का। यह भी याद रखिएगा, ठीक। उसके नीचे पेन्नार नदी है। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदीदुर्ग से निकली है। नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकल के 597 किलोमीटर लंबी है। यह भी जाके आंध्रा में गिर जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, पेन्नार नदी। फिर दक्षिण भारत की सब महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी है, जो कर्नाटक में कुर्ग जिला है उसमें ब्रह्मगिर की पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह जो है तमिलनाडु में जाके कर्नाटक, कावेरी, केरल, ये अपवाह क्षेत्र है इसका। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये जो है इसका अपवाह क्षेत्र है। उसके बाद तमिलनाडु में जाके गिर जाती है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। तो इसका अपवाह क्षेत्र है 81,155 वर्ग किलोमीटर, जिसमें सबसे अधिक तमिलनाडु में है, फिर कर्नाटक में, तमिलनाडु में 56% है, कर्नाटक में 41% है और केरल में 3% है। तो सबसे कम कहाँ है? केरल में, ठीक। वैगई नदी है, वर्षानद से निकली है। वर्षानद से ये जो है तमिलनाडु के ही पश्चिमी घाट की पहाड़ी है वर्षानद, वहाँ से निकलती है। 288 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए यह पाक जलडमरू मध्य के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक। अब देखिए इसकी जो सहायक नदी है, कावेरी की जो सहायक नदी है, बाएं से आप देखेंगे कावेरी नदी ये है, बायां किनारा इसका ये है। हेरंगी, हेमावती, लोका, पावनी, सिमसा और अक्रावती ये किसकी? बाएं से मिलने वाली नदी है। किधर से? बाएं से, कावेरी की जो सहायक नदी है। और दाहिने से लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती। सुवर्णवती, भवानी, अमरावती ये जो है इसके दाहिने से मिलती हैं। किसमें? कावेरी नदी में। तो ये याद रखिएगा, यहाँ ये दाहिने से और ये बाएं से मिलने वाली नदियां हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी तंत्र के संबंध में पढ़ा। आगे हम लोग अरब सागर में मिलने वाली जो नदियां हैं उसके संबंध में अगले क्लास में पढ़ेंगे, और छोटी छोटी नदियों के संबंध में भी एक क्लास में हम दक्षिण भारत की छोटी छोटी और नदियां हैं जिनके संबंध में प्रश्न पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके संबंध में भी हम एक क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। आप क्रम से जब भी देखिए, जब भी पढ़िए, वीडियो देखिए तो एक क्रम से देखिए, और क्रम से देखने पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यह जरूरी है क्योंकि हर चीज़ को एक ही क्लास में समेटा नहीं जा सकता, बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे भाग में हम करके पढ़ते जाएंगे, और एक दिन ऐसा हो गया कि हमारा सारा का सारा प्रश्न, सारा का सारा मैटर तैयार होगा। यह निश्चित है कि बूंद बूंद जब पानी गिरता है तो घड़ा भरता है। तो इसलिए धीरे धीरे हम तैयार करते जाएंगे और ये तैयार होता जाएगा।